जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज का जो बेसिकली जो इशू है, ठीक है? मोस्टली जो लोगों ने वैसे पूछा है एक्नी के बारे में, एक्नी, एक्नी, एक्नी। तो ख़ैर एक्नी की अगर हम बात करें, ठीक है? एक्नी कोई इतना ज़्यादा कोई इसका मुश्किल कोई इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईज़िली। बट द पॉइंट इज़ आपको पता होना चाहिए किस टाइप की आपकी एक्नी है और किस हिसाब से, ठीक है, आपको ट्रीटमेंट सूट करेगा, ठीक है? तो एक्नी की टाइप्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी टाइप्स होती है और ट्रीटमेंट कौन से अवेलेबल होते हैं, और अगर कोई हाईली डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आपको करके दे तो उस हवाले से कौन से जो अच्छे वाले ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इजीली अवेलेबल होते हैं, तो उसके हवाले से आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो दीगर बाकी चलो आज के वैसे टॉपिक पे फोकस करने से पहले जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, तो पहले सबसे पहले चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आई, ठीक है, स्किन से रिलेटेड या ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है जी? तो शुरू करते हैं। एक्नी, अब एक्नी है क्या चीज़, ठीक है? एक्नी बेसिकली आपकी स्किन की जो सरफेस होती है, ठीक है, इसमें सेबेशियस ग्लैंड, और सेबेशियस ग्लैंड का काम ये होता है आपकी स्किन के जो अंदर सीबम होता है वो ऑयल प्रोड्यूस करता रहता है, जिसकी वजह से आपके स्किन की सरफेस जो होती है मॉइस्चराइज रहती है, ठीक है, उसकी मॉइस्चर ख़राब नहीं होता, और जो पैथोजन जो बैक्टीरिया होते हैं उससे इसकी सेफ्टी करनी होती है। बेसिकली आपकी स्किन बैरियर की जो सेफ्टी के लिए है, ठीक है, वो उन्होंने प्रोटेक्शन करनी होती है उस ऑयल ने, ठीक है, और उस ऑयल की जो कंपोजिशन होती है, ठीक है, उसमें लिपिड्स होते हैं और बाकी कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लिसराइड्स होते हैं, और दूसरे ऑयल्स होते हैं उसमें नेचुरल, और जोहोबा ऑयल जो है उससे भी मिलते जुलते उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होता है, ठीक है? तो बट ओवरऑल कुछ लोगों के फेस पे अगर आपने देखो यहाँ पे ऑयल आ रहा होता है टी जोन एरिया पे, फॉरहेड एरिया पे, बट वो अच्छा नहीं लग रहा होता। आपकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ओवर ड्राई, यानी कि डल नज़र आने लग जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप लुकिंग होती है। तो वो वाले जो ग्लैंड्स होते हैं ऑयल प्रोड्यूस करते रहते हैं, जब कोई बाहर का कोई डस्ट या बैक्टीरिया या डेड स्किन सेल्स, ये सारी चीज़ें जब उसके साथ ऑयल के साथ कंबाइन हो जाती है, उसकी वजह से पिंपल या एक्नी हो जाती है। अब कुछ लोग के नोज़ वाले एरिया पे जो ब्लैक ब्लैक डॉट बने होते हैं, ठीक है, वो ब्लैक हेड्स होते हैं। ब्लैक हेड्स ब्लैक कलर के होते हैं, वाइट हेड वाइट उनके जो होते हैं, ठीक है। तो ग्रेड 1 की जो एक्नी होती है तो बम्प्स बने होते हैं और वाइट हेड फॉरहेड, किधर भी चीक्स वाली साइड किधर भी बन सकते, ग्रेड 1 एक्नी इसे कहते हैं। ग्रेड 2 वाले होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली थोड़े से रेड फील्ड होते हैं, ठीक है, बट पेन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती। तो सबसे जो गंदी कंडीशन होती है उसमें पस भी भरा होता है, पेन भी होती है, स्वेलिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा पेन है, बड़े बड़े होते हैं, और सबसे ज़्यादा घटिया कंडीशन है। तो अब अगर बात करें ग्रे, जिन लोगों को ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का मसला है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा कौन सा बेस्ट है? ऐसी मेडिसन या सॉरी ऐसे जेल्स जिनमें कि सैलिसिलिक एसिड हो, ठीक है, प्लस नाइसिनामाइड, वो वाली ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बेस्ट है। तो यानी फार्मेसीज़ में आप जाए, वहाँ पे कोई सैलिसिलिक एसिड बेस कोई जेल या समथिंग हो, या कोई सैलिसिलिक एसिड बेस फेस वॉश हो 2%। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उनमें मैं तकरीबन आप लोगों को उस हवाले से गाइड करूँगा कि कौन से फेस वॉशेस सैलिसिलिक एसिड वाले बेस्ट होते हैं, कौन से नहीं। तो खैर ये तो बेसिक आज की इन्फॉर्मेशन थी, तो इसी वजह से, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड और जो क्लेंज़र है बेस, ठीक है, या जेल बेस है, वो ब्लैक हेड्स वाइट हेयर के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। अब पर्पस ये सैलिसिलिक एसिड चीज़ क्या है? एसिड के नाम से आप डर गए, कोई तेज़ाब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केमिकल एक्सफोलेंट है। इसका जो बेसिकली जो पर्पस होता है, ठीक है, आपकी स्किन की जो ऊपर की जो टॉप लेयर है उसे एक्सफोलेट करना। एक्सफोलेट करने का मतलब है आपके जो डेड स्किन है, ठीक है, उसे हटा देना, यानी आपके जो न्यू स्किन सेल्स है आउटर लेयर पे आना,
तो इसकी वजह से ये होता है, ठीक है, आपके जो सीबम होता है, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स उसे श्रिंक कर देता है, और जो आपके पोर जो क्लॉग हुए होते हैं उसे अनक्लॉग कर देता है। पोर क्लॉगिंग उसे कहते हैं कि यानी डस्ट, बैक्टीरिया और ऑयल्स उसमें यानी कि उनका मिक्सचर कंबाइन होके पोर्स इन्फेक्टेड हो गए है, ठीक है। और कुछ लोगों के छोटे छोटे बम्प्स भी बने होते हैं, ठीक है। तो खैर बट ओवरऑल फोकसिंग ब्लैक हेड्स वाइट सैलिसिलिक एसिड होता है। और जो पस फील्ड वाली जो कंडीशन है, ठीक है, उनके लिए जो मोस्टली जो रिकमेंडेशन होती है डर्माटोलॉजिस्ट, बेंजोल परऑक्साइड बेस 4 to 5%, या अकॉर्डिंग स्किन टाइप कितनी ज़्यादा, अगर एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो ऑफ कोर्स बेंजोल परऑक्साइड बहुत ज़्यादा हार्श है उनके लिए। तो बेंजोल परऑक्साइड बेसिकली जिन लोगों को रेड फील्ड और पस वाले जो गंदे जो लास्ट ग्रेड वाले जो एक्नी हुई होती है, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए जो बेंजोल परऑक्साइड होता है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वन इंग्रेडिएंट होता है। तो खैर बेंजोल परऑक्साइड बेसिकली, ठीक है, ये भी एक तरह का केमिकल एक्सफोलेंट होता है, बट इसमें जो फ़र्क होता है, ठीक है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी से मुराद, ठीक है, आपके जितनी भी है, ठीक है, नॉन इन्फ्लामेटरी एंड एंटी इन्फ्लामेटरी जितनी भी है, ठीक है, यानी कि जो आपके पिंपल है यानी रेड फील्ड है, ठीक है, और अगर वैसे पेन नहीं हो रही, ठीक है, या पस है, उसमें हर तरह के बेंजोल परऑक्साइड का बेसिकली जो वर्किंग का पर्पस होता है, ये एक तरह का केमिकल एक्सफोलेंट का भी काम करता है, एक्सफोलेशन भी डेड स्किन सेल्स की आपकी करता है। दूसरा ब्लैक हेड्स वाइटर एवरी टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ एक्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। इसका जो पर्पस होता है आपकी स्किन पे जो बैक्टीरिया एक्नी के जो होते हैं पी एक्नीस के, उससे ख़त्म करना होता है। और ये आपकी स्किन की जो डर्मिस लेयर है, ठीक है, वहाँ तक जाके ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिसकी वजह से स्किन बूस्ट अप हो जाती है, ठीक है। तो मोस्टली जो इसे ये बहुत ही ज़्यादा पुराना इंग्रेडिएंट है, बड़े सालों से यूज़ हो रहा है, और हालांकि सैलिसिलिक एसिड से पहले ही यूज़ हो रहा है ये बेंजोल परऑक्साइड। बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड तो खैर ये वाला जो इंग्रेडिएंट है बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो और इसका बेसिकली और बट ये बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है अवर ड्राइनेज जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन टाइप है, ऑफ कोर्स वो इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करे। ये बहुत ज़्यादा स्किन को ओवर ड्राई करे। सम टाइम जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, स्किन इरिटेशन, स्किन टिगलिंग, रेडनेस, बर्निंग हो सकती है, पहले यूज़ करने से पहले कोई सोप हो या जो भी हो, यहाँ पहले आपने पैच टेस्ट कर लेना, फिर उसके बाद ही करना है। ये नहीं कि कोई भी आपने एक्नी प्रोडक्ट्स आप जब भी यूज़ करें पहले उसका पैच टेस्ट करें आपकी स्किन के टाइप की, यहाँ पे कोई रेडनेस या कुछ होती है तो ऑफ कोर्स आप उसे स्किप करें, बिल्कुल भी आप उसे यूज़ ना करें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूँ। तो खैर अगर आपको वो सूट 10-15 आधा घंटा लगा ले, ठीक है, इरिटेशन नहीं होती फिर लगा ले। मोस्टली जितनी भी एक्नी मेडिकेशन है ओवरऑल वर्ल्ड में उनका एक ही काम है, आवर ड्राइनेस, इरिटेशन, रेडनेस, ये तो बड़े कॉमन है। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें सूट हो जाती है। अब मेरे केस में ये होता है अगर मैं कोई भी एक्नी मेडिकेशन एक्सटर्नली लगाता हूँ मेरी स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा एक्नी का इशू हो जाता है, फिर अनकंट्रोल हो जाती है। तो मेरे ऑयल को मैनेज करने के लिए मैं टैल्कम पाउडर ही अपने साथ वैसे मोस्टली रखता हूँ। उसे डायरेक्ट ही फेस टैल्कम पाउडर आपके जो फेस की एक्सेसिव ऑयल है उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है, और बाकी कम से कम 4-5 घंटों के लिए ऑयल फ्री लुक बन जाता है। तो बट ओवरऑल जब ऑयलीनेस फेस पे आ रही होती है ना यार, इतना ज़्यादा ग्रीसी और घटिया गंदा फेस लगने लग जाता है कि बस पूछो ही मत। तो मैं यार ये ज़रा सेट कर लूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है इसी के हवाले से थी। और बेंजोल परऑक्साइड, तो बेंजोल परऑक्साइड की बेसिकली ये वाली खसूसियत है, ठीक है, कि किस तरह से वर्किंग करता है। एक्नी के जो बैक्टीरिया होते हैं स्किन की सरफेस पे उसे कम कर दे डे बाई डे। आपके जब बैक्टीरिया कम होते हैं तो ऑफ कोर्स एक्नी होना भी, ठीक है, एक्नी का जो लेसन है, ठीक है, एक्नी होना भी, ठीक है, बहुत बहुत लेस हो जाती है। तो थर्ड पे जो मोस्टली जो डर्माटोलॉजिस्ट एक्नी के लिए जो प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि बाहर के ममालिक यूएसए में भी, ठीक है, वहाँ भी मोस्टली डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। बट
उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप उसे ओरली ले तो वो तो फिर और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, यानी बाल गिरना, दूसरा सम टाइम ऐसी फीलिंग्स आपको आने लगती है, ठीक है, कि बंदा सुसाइड कर ले। और सम टाइम कुछ ऐसा होने लग जाता है, ठीक है, उस मेडिसिन से आपके जोड़ों में दर्द शुरू, जॉइंट पेन होता है, बैक पेन होता है, कमर का पेन होता है, ब्लड प्रेशर का मसला उसमें। तो उस मेडिसिन का नाम है एक्कोटेन। एक्कोटेन क्या भला है, क्या चीज़ है? एक्कोटेन बेसिकली विटामिन ए है, ठीक है। इसकी अमाउंट जो होती है ये प्रिस्क्रिप्शन बेस होती है, टैबलेट्स ओरली भी अवेलेबल है आइसोट्रेटिनोइन के नाम से और एक्कोटेन के नाम से। फॉर्मुलेशन आइसोट्रेटिनोइन और जेल में भी अवेलेबल होता है। तो जो एक्सटर्नली जेल में जो अवेलेबल होता है ये विटामिन ए की फॉर्म है। मैंने उसे ट्राई किया बट मुझे उससे कोई इतना ज़रा ख़ास एक्ने के हवाले से कोई इतना ज़रा अच्छा रिस्पॉन्स यानी कि नहीं मिला, और उससे मेरे और ज़रा ओवर ड्राइनेस हो जाती, जिसकी वजह से मेरी तो बेसिकली आइसोट्रेटिनोइन जो होती है मैंने उसे वैसे यहाँ पे भी ट्राई किया हुआ है, ठीक है, अपने फेस वाले एरिया पे। बट उससे ये होता है जब मैंने 1 मंथ उसे यूज़ किया मेरे फेस पे इतने ज़्यादा पिंपल शुरू हो गए, इतने मुझे पूरे सालों में नहीं हुए, क्योंकि वो रेटिनॉइड होता है विटामिन ए। उसे लगाए जब आप उसे लगाते हैं आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती रहती है। और बेसिकली एक्कोटेन का जो काम होता है आपके स्किन मेन जो उसका काम होता है स्किन के सेल टर्नओवर को इंक्रीज़ करना, जिससे सेल के जो कोहेसिन सॉरी कोहेस वेट अ मिनट कोएहिनेस हाँ, ये यानी दैट्स मीन उसके जो चिपकने की जो सलाहियत होती है, ठीक है, सेल्स होते हैं, ठीक है, डेड स्किन सेल जब उस पर आ जाते हैं तो फिर सेल्स यानी कि जब आपकी एज इंक्रीज़ हो जाती है सेल्स फिर इतने ज़्यादा व्हाट मल्टीप्लाई और डाई नहीं होते, उस हिसाब से वो आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, फिर ये वाले मसले मसाइल साइंस ऑफ एजिंग दूसरे ब्ला ब्ला थिंग। तो जब आप रेटिनॉइड करते हैं वो वाले आपके सेल्स इस तरह से खुले जाते हैं, उनका जो सेल टर्नओवर है इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके फाइन लाइन व्रिंकल ये भी ख़त्म हो जाए। बट एट द सेम टाइम आपके स्किन में जो छोटे छोटे जो एक्नी छुपे होते हैं जो वैसे नज़र नहीं आते नॉर्मली तौर पे, रेटिनॉइड उसे भी सारे एक साथ आपके मुंह पे इंक्रीज़ कर देता है। तो उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, एक ही टाइम में इतने सारा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स सारे आपका पूरा फेस ही पिंपल से भर जाता है। और इसी हाँ तो मैं डेफिनेटली रेटिनॉइड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता है, ठीक है। इसके मुतबादिल सबसे ज़्यादा एंटी एजिंग जो अच्छा इंग्रेडिएंट नाइसिनामाइड विटामिन सी ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब इतना भी ज़्यादा ब्राइट नहीं करता, विटामिन सी का जो मेन पर्पस होता है, ठीक है, बस अगर आपके सन डैमेज हो चुके बस उसे रिपेयर करना होता है, आपके नेचुरल टोन को बस उसने वापस रिस्टोर करना होता है। और इससे ज़्यादा विटामिन सी आपको कोई इतने चांद जैसा खूबसूरत नहीं बना देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पता नहीं इन्होंने इसे ब्राइटनिंग एजेंट क्यों कहा है, मुझे समझ नहीं आती। इसका विटामिन सी का जो पर्पस होता है आपका नेचुरल जो कलर है, ठीक है, अगर टोन वाइट वाइट तो खैर नहीं करेंगे, ब्लू लाइट ही होता है, येलो शेड में ही आता है। अगर इस तरह का कोई कलर है, ठीक है, तो अगर वो सन डैमेज की वजह से काला हो गया फिर विटामिन सी आप लगाए वो दोबारा से आपके उस शेड को रिस्टोर कर देगा, यानी कि आपके नेचुरल जो शेड है उसे दोबारा से वापस लेगा। और नाइसिनामाइड फाइन लाइन व्रिंकल ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ट्रेटिनोइन बहुत ही ज़्यादा बकवास है, एडाप्लिन और आइसोट्रेटिनोइन के ओरली बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा। बस जब तक आप उसे लेते रहेंगे उस मेडिसिन को तब तक फ़ायदा होगा, जब तक आपने स्टॉप कर दी फिर दोबारा से आपको एक्नी का इशू शो होगा। तो अब बात करते हैं नेचुरल ट्रीटमेंट की। नेचुरल की अगर हम बात करें उसके लिए मोस्टली जो डर्माटोलॉजिस्ट भी वैसे अप्रूव है, तो ये कहेंगे कि यानी कि एफडीए अप्रूव, ठीक है। तो एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बट मैंने उसे भी ट्राई किया, मुझे सूट नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि उसने मुझे यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन कर दी थी। तो एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही ज़्यादा हार्श है, बट ओवरऑल पता नहीं लोग उसे यूज़ करते हैं फिर भी दावे करते हैं मिथ्स है कि ये वाकई क्लियर करें।
पर अगर साइंस की बात अगर उसमें की जाए, उसमें मैलिक एसिड और ये सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होती हैं। मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब विनेगर में तो एसिटिक एसिड होता ही है यार, और सिट्रिक एसिड उसमें जो सेब उन्होंने डाला होता है उसके कंपाउंड भी थोड़े सिट्रिक एसिड के एसिड ये विनेगर में तो होता ही है यार खटास के लिए। और बाकी एप्पल्स की बात करें उसमें मैलिक एसिड, मल्टीविटामिन बहुत, बट फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा हार्श फॉर्मुलेशन है। मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ। अब ड्राइनेस हुई थी मेरे पोर्स ने और ज़रा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब ड्राइनेस हुई थी, पूरी स्किन ही उसने डैमेज की, क्योंकि उसका जो पीएच होता है मैक्सिमम 2-3 बहुत ही ज़्यादा हार्श लेवल पे होता है। हमारी स्किन का जो पीएच है 5.5, तो अपने पीएच को ज़रा ध्यान में रखते हुए वो बहुत ज़्यादा हार्श है, बिल्कुल भी नहीं। और विटामिन सी ऑब्जॉर्बिक एसिड का जो पीएच लेवल होता है 3.3 होता है, और हमारी स्किन का पीएच 5.5 है, जो कि हार्श है। देखिए, अब जो जितनी ज़्यादा हमारी स्किन पीएच से 5.5 से जो लेस होगी वो एसिडिक होगी, जो इससे जो ऊपर होगी वो बहुत ज़्यादा हार्श होगी। अब जो सोप्स होते हैं उनका जो पीएच होता है 14